Guys, continuing with last lecture of Bharati Sakshi Adhiniyam from section 161 to 170, which is last section. तो क्या कहता है 161? What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 26 and 27, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से डील करते हैं. Let us see. Whenever any statement relevant under section 26 is proved, all matters may be proved. Either all matters कहते हैं कि आप बाकी के सारे मैटर्स प्रूव कर सकते हो. बाकी के मतलब जो स्टेटमेंट में कही गई बातें वो आप प्रूव कर सकते हो. आइदर किस पर्पस के लिए प्रूव कर सकते हो. डाइंग डिक्लेरेशन में कही गई बातें या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस डाइंग डिक्लेरेशन को, अगर आपने डिस्क्रेडिट करना उसको, या फिर कोरबोरेट करने के लिए, या फिर उसका क्रेडिट तोड़ने के लिए, या क्रेडिट कंफर्म करने के लिए. ऑफ द पर्सन बाय हुम इट वाज मेड व्हिच माइट हैव बीन प्रूव्ड, मतलब ब्रीच करना क्रेडिट को कैसे, अब उसका केस डिसअप्रूव करना है. उसने कहा था कि वो मरते मरते फलाना ढिमकी बात कह के गया. अब हमने ऐसा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं. वो कहता है कि यू कैन गिव सच एविडेंस जिससे आप उसको क्रेडिट को डिसक्रेडिट कर सकते हो. जैसे कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि यार तू तो ऐसे कह रहा है कि उसने मरते हुए ये कहा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो ये प्रूव कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए. तो इस चीज की वो बात कर रहा है. कहता कि ऐसे मैटर्स आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो. इफ दैट पर्सन हैड बीन कॉल्ड एज विटनेस and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested, कि मतलब अगर उस बंदे को गवाही देने के लिए बुलाया गया है, जाहिर सी बात है गवाही तो देगा ही, एंड क्रॉस में जब पूछा गया तो उसने मना कर दिया, फिर बाद में आप एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ला सकते हो कि ये देखो इस एविडेंस के तहत वो झूठ बोल गया. ठीक है. सेक्शन 162 रिफ्रेशिंग मेमोरी. अब विटनेस में ये विटनेस का हक है व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ at the time of the transaction concerning which he is questioned or soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. कहता कि गवाह जो है ना उसके पास हक है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करा सकता है. रिफ्रेश कर सकता है मतलब जुडिशियल फाइल में अगर वकील साहब, मैं गवाह हूं, वकील साहब ने क्वेश्चन कर दिया कि आपने तब वो बिल के ऊपर कुछ बात लिखी थी, तो मेरे को याद नहीं, अब 4 साल हो गए केस को चलते हुए, तो मेरा हक है कि मैं जुडिशियल फाइल पर जो बिल की बात करी जा रही है उसको मैं देख सकूं. मैं कहूं वकील साहब मुझे रिफ्रेश करने दो मेमोरी, ये मेरा हक है. प्रोवाइडेड दैट द विटनेस मे आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन. अब किसी और बंदे की राइटिंग की बात करी जा रही तो भी मैं देख सकता हूं. एंड रीड बाय द विटनेस, पढ़ भी सकता हूं विद इन द टाइम एज अफोरसेड इफ व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट. जब वो पढ़ता है उसे पता है कि वो ठीक है, कि मतलब हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है एज इट इज, उसके ऊपर वो क्या कहता है वो फिर क्रॉस में नोट कर लिया जाएगा. सब सेक्शन 2. व्हेनेवर अ विटनेस मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट, जब भी कोई बंदा गवाह आके डॉक्यूमेंट को देख के रिफ्रेश करेगा अपनी मेमोरी को, ही मे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड दैट कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल. कहते कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो चाहे तो परमिशन से कोर्ट की. सब सेक्शन 2 कहता है कि जब गवाह अपनी रिफ्रेश करेगा मेमोरी किसी रेफरेंस से किसी भी डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए, वो चाहे तो कोर्ट की परमिशन से उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को रेफर कर सकता है, पर ये तभी कोर्ट अलाउ करेगी जब असली वाला डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में ड्यू टू सो रीजंस जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं सेक्शंस में. प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज. प्रोफेशनल ट्रीटीज होगी, प्रोफेशनल बुक्स होगी, कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके एक्सपर्ट जो आएगा वो उसके थ्रू रिफ्रेश कर सकता है उनको रेफरेंस लेके. ठीक है, अपनी मेमोरी को, कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है केस के लिंक में, उसके थ्रू. सेक्शन 163 टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 162. हाँ, अ विटनेस मे आल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स मेंशन्ड इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 162 ऑल्दो he has no specific recollection of facts themselves if he is sure that the facts are correctly recorded in a document. कहता कि चाहे अब उसको याद नहीं है वो अब उसके एक डॉक्यूमेंट के ऊपर गवाही दे रहा है फैक्ट्स की, ठीक है, अब उसको याद नहीं है कि इतनी बड़ी पोथी में से जो ट्रांजैक्शंस की बात की गई है वो सही है कि गलत है, लेकिन उसको इतना पता है कि ये सारी की सारी वेल मेंटेन्ड बुक है, इसमें सारी एंट्रीज सही हैं. अब उसको पढ़कर एंट्री का नहीं याद, फिर भी वो गवाही दे सकता है कि हाँ भाई ये सारी बुक सही अच्छे से इट्स अ केप्ट बुक. A bookkeeper may illustration. A bookkeeper may testify to the facts recorded by him in books regularly kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept although he has forgotten. वही बात जो मैंने अभी बताई उसी की इंग्लिश वर्जन है ये illustrative example.
तो ही कैन गिव टेस्टिमनी। सेक्शन 164 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड फॉर टू रिफ्रेश मेमोरी। अब दूसरी पार्टी का, वकील साहब जो क्रॉस कर रहे हैं, उनका क्या राइट है, ठीक है, दूसरी पार्टी का राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी। एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ लास्ट टू प्रीसीडिंग सेक्शंस शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ ही रिक्वायर्स इट। सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयरअपॉन। हाँ, कहता कि जो राइटिंग की पिछले सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि उसने रिफ्रेश करने के लिए विटनेस ने कही है, और वो प्रोड्यूस करी जानी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए, दूसरी पार्टी भी देखेगी, चाहे तो उनका लॉयर देखेगा इफ ही रिक्वायर्स इट, अगर वो चाहे तो देख सकता है। सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस, तो चाहे तो वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अब क्रॉस भी कर सकता है, बस इतनी सी बात की है, क्रॉस तो जाहिर सी बात कर ही सकता है, तो ये सेक्शन उसी की इजाजत देता है। सेक्शन 165 production of documents. A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to court. However, any objection which there may be to its production or to its admissibility, provided that the validity of such objection shall be decided by the court. हाँ, कोई विटनेस को बुलाया गया डॉक्यूमेंट दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, अगर उसकी पोजेशन और पावर में है तो वो कोर्ट में लाएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन लग जाए, और ऑब्जेक्शन क्या है क्या नहीं है, होना चाहिए लॉ के नहीं, वो कोर्ट देखेगी बस। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कोर्ट इफ सीज इट फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। कोर्ट चाहे तो खुद भी दस्तावेज को इंस्पेक्ट कर सकती है, अनलेस इट रेफर्स टू द मैटर ऑफ द स्टेट। तब तक कोर्ट खुद इंस्पेक्ट तब कर सकती है तब जब तक वो स्टेट के मैटर से या उसकी एडमिसिबिलिटी, मतलब कोर्ट तो इंस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर स्टेट का डॉक्यूमेंट है या फिर एडमिसिबल नहीं है फिर नहीं उसको इंस्पेक्ट कर सकती, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जुडिशियल फाइल ही नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर अलाउ करेगा पर्टिकुलर स्टेट का तो या गवर्नमेंट का, तो ही वो ऑन रिकॉर्ड आ सकता है, या एडमिसिबिलिटी जो एविडेंस की नहीं है उसको तो क्या ही रीड करना, तो ये चीज है। द कोर्ट इफ इट सीज फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस एंड अनटिल सो ये बात कही है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ने। सब सेक्शन 3 इफ फॉर द पर्पस इट इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, अगर ये जरूरी है कि उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो कोर्ट चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकती है ट्रांसलेटर को कि भाई जो ट्रांसलेशन कर रहा है उसको सीक्रेट रखना, अनलेस द डॉक्यूमेंट इज गिवन, अगर वो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में दिया जा रहा है फिर नहीं वो सीक्रेसी में रख सकते, पार्टीज को तो पता लगेगी ना, बट चाहे तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन इन एविडेंस, वो एक्सेप्शन में है, अनलेस द डॉक्यूमेंट is to be given in evidence and if the interpreter disobey करता है ऐसे डायरेक्शन को तो वो मान लिया जाएगा उसने दंड किया है, सेक्शन 198 का भारतीय न्याय संहिता। Provided that no court shall require any communication between the ministers or president of India to be produced before it, कोई भी कोर्ट जो मंत्रियों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ ऑफिशियल या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको बीच में नहीं घुसेड़ सकती। सेक्शन 166 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। When a party calls for a document, जब पार्टी ने बुलवाया डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी को नोटिस है कि he has given other party notice to produce and such document, फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया, इंस्पेक्ट भी कर लिया पार्टी ने, calling for its production, he is bound to give, तो वो बाउंड है। मैंने अगर आप मेरे एंटी पार्टी हो, मैंने आपको नोटिस दिया कि प्रोड्यूस कर डॉक्यूमेंट, तो प्रोड्यूस कर दिया तो अब तू बाउंड है, दूसरी पार्टी बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्स हिम टू डू, अगर मैं चाहूँ तो अगर मैंने नोटिस दे दिया और आप आ गए लेके तो अब आप यू आर बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस। सेक्शन 167 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हिच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। अब जो डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज ही कर दिया आपने, मैंने तो नोटिस दिया था कि आप प्रोड्यूस करो, आपने रिफ्यूज कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए मैं अलाउड हो गया, मैंने दे दिया। अब बाद में आप कहो कि नहीं मैं वो दे दूंगा डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, तो अब आप नहीं दे सकते, या तब तक नहीं दे सकते यहाँ तक कोर्ट स्पेसिफिकली ना आपको अलाउ कर दे या फिर मैं ना कंसेंट दे दूं, ठीक है। सेक्शन 168 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस ऑन और प्रोडक्शन और ऑर्डर प्रोडक्शन, जज की पावर सवाल करने की या प्रोडक्शन ऑर्डर करने की, टू ऑर्डर प्रोडक्शन। द जज में in order to discover or obtain proof of relevant facts ask any question he considers necessary in any form at any time। जज चाहे तो इन ऑर्डर टू डिस्कवर करने के लिए या प्रूफ लेने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स का कोई भी सवाल पूछ सकती है जो उसको लगता है जरूरी है, इन एनी फॉर्म किसी भी तरीके से किसी भी समय केस के ऑफ एनी विटनेस और ऑफ पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट एंड मे ऑर्डर द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और उसको लगता है कि इसके लिंक में कोई डॉक्यूमेंट है जो प्रोड्यूस होना चाहिए तो वो ऑर्डर भी कर सकती है कि प्रोड्यूस करो, एंड नाइदर द पार्टीज नॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स शैल बी एंटाइटल्ड। तो जब जज ने कह दिया
तो ना खुद पार्टी ना उसके रिप्रेजेंटेटिव्स एंटाइटल नहीं होंगे ऑब्जेक्ट करने के लिए, अब उनको लाना ही पड़ेगा। एंड नॉर विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट, एंड नॉर विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, नॉर विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट, यानी कि यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन। अब जब उसने दे दिया, जज ने पूछ लिया सवाल और उसने दे दिया, अब किसी एक पार्टी के अगेंस्ट जा रही है बात, तो उस पार्टी को अलाउड है परमिशन लेके, कोर्ट की परमिशन लेके अलाउड है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, ठीक है, ये हक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कोर्ट की परमिशन लेके, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। क्योंकि जजमेंट जो है ना वो मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट। कहते हैं कि जजमेंट जब फैसला आएगा तो वो जो फैक्ट्स निकालने हैं, अगर जो फैक्ट्स जज ने सवाल किए फैक्ट्स आए वो फैक्ट रेलेवेंट होने चाहिए, तभी जजमेंट दे सकता है जज। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस। ये सेक्शन जज को इतनी पावर नहीं देता कि वो कंपेल ही कर दे किसी भी गवाह को किसी भी सवाल का आंसर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट, जिसके लिए विटनेस को हक है मना करने का जज को, कोर्ट को। वो कौन से हक हैं? वो सेक्शन 127 से 136 में दिए हुए हैं, बोथ इंक्लूसिव। इफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड और द डॉक्यूमेंट वर कॉल्ड फॉर बाय द एडवर्स पार्टी, सवाल पूछा गया और डॉक्यूमेंट मंगवाया गया एडवर्स पार्टी से, नॉर शैल द जज आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच इट वुड बी इम्प्रॉपर टू आस्क टू एनी अदर पर्सन। सेक्शन 151 152 का भी ध्यान रखा जाएगा। नॉर ही डिस्पेंस विद द प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट। तो कहता है कि ना ही वो प्राइमरी एविडेंस को देगा जब तक इस कोड के, इस अधिनियम के रूल्स का पालन नहीं किया जाता। सेक्शन 11 चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 169 नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब कोई किसी एविडेंस की इम्प्रॉपर एडमिशन नहीं है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया एविडेंस को, इतनी सी बात पर पूरा ट्रायल नहीं होगा। कब? पूरा रिमांड बैक नहीं हो जाएगा केस। द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी अ ग्राउंड of itself for new trial or reversal of any decision in any case if it shall appear to the court before which such objection is raised that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision। ठीक है, there was sufficient evidence to justify the decision or that if the rejected evidence had been received। तो कहता है कि अगर कोर्ट को अवेयर होता है जिसके सामने ऑब्जेक्शन रेज हो रही है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड, वहां पे देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस, चाहे एक फैसला आ गया। अब एक पर्टिकुलर एविडेंस के ऊपर विवाद चल रहा है, अब कोर्ट को लगता है कि यार ये वाला एविडेंस ना भी होता तो भी यही वाला डिसीजन रहता, या फिर कोर्ट को लगता है कि जो रिजेक्टेड एविडेंस अगर आ भी जाता हूं रिकॉर्ड तो भी कुछ फर्क ना पड़ता, तो रिमांड बैक नहीं करना केस को, न्यू ट्रायल नहीं होगा। अगर ऐसे सर्कमस्टांस में नहीं आ रहा तो रिमांड बैक हो जाएगा केस। ठीक है, अखीरला सेक्शन 170 कुछ कंसेप्ट नहीं है खास, रिपील एंड सेविंग, कि पुराने कानून को खत्म कर दिया जाता है, एविडेंस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है। इसमें से कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं आते, फिर भी पढ़ देते हैं। However such repeal if immediately before the date on which this अधिनियम concerns there is any application trial investigation and so pending then such application shall be dealt with on कहते हैं पुराने वाला केसेस पुराने वाले कानून से ही डील होंगे एज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट, जैसे कि ये वाली अधिनियम फोर्स में नहीं आई थी। पुराने वाले केसेस पुराने तरीके से ही होंगे और इस एक्ट की एनेक्टमेंट के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील कर दिया जाता है। दैट इज इट फॉर दिस सीरीज। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर। हमने इसके ऊपर लेटिन मैक्सिम्स, केस लॉज, कंसेप्ट क्लैरिटी, जो बातें बेयर पर नहीं थी या कमेंट्री की जो जरूरी थी, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। साथ में बुक भी आप देखते रहे हो कि क्या क्या लिखना था क्या नहीं, तो बेयर आपके हो गए काले। आई होप